नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट नेमका थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं एमके सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग विद्युत धारा के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को समझने के लिए अपन एक सर्किट के माध्यम से विद्युत धारा को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अपने पास एक चालक है, मान लीजिए एक कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर का चालक है और इस कॉपर के चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन जब तक इस चालक को अपन सप्लाई नहीं देते हैं तब तक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अपनी इच्छा से मूवमेंट करते हैं। किसी एक निश्चित दिशा में मूवमेंट ना करके अपनी इच्छा से इसमें मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस चालक को अपन ने एक सप्लाई सोर्स, मान लीजिए यहाँ अपन ने इसको एक सेल से जोड़ दिया, सेल से अपन सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसे ही अपन सेल के माध्यम से विद्युत धारा देना इसको शुरू करेंगे तो उस दौरान इस चालक में से इलेक्ट्रॉन्स लगातार एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू कर देंगे। इसी को किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के लगातार रेखीय दिशा में प्रवाहित होने को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए, किसी चालक में जब इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित रेखीय दिशा में लगातार प्रवाहित होते हैं तो उसको अपन विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। जब इस प्रकार से विद्युत धारा को डिफाइन करते हैं तो यहाँ विद्युत धारा की इकाई एम्पियर लेते हैं। देखिए, विद्युत धारा को, जैसे मान लीजिए ये अपना सर्किट है, इस सर्किट में प्रवाहित करंट को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? एमीटर का उपयोग करेंगे। हमारा जो ये एमीटर है, ये एमीटर विद्युत धारा का मापन एम्पियर में करेगा। तो विद्युत धारा का मापन अपन किसके माध्यम से करते हैं? एमीटर के माध्यम से करते हैं। और इस एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो इसका संयोजन किस रूप में करते हैं? श्रेणी क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम में इसका संयोजन करते हैं। तो देखिए, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का जो मापन अपन कर रहे हैं वो एम्पियर में कर रहे हैं। तो यहाँ अपनी जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दो इकाइयाँ होती हैं। एक इकाई जनरली एमीटर के द्वारा अपन विद्युत धारा को जिस रूप में पढ़ते हैं वो एम्पियर होती है। इस एम्पियर जो इकाई होती है इसको व्यवहारिक इकाई के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ये इस विद्युत धारा की SI इकाई होती है। तो एम्पियर विद्युत धारा की SI या व्यवहारिक इकाई होती है। अब विद्युत धारा की दूसरी, CGS में विद्युत धारा की इकाई वाट होती है। CGS पद्धति में विद्युत धारा की इकाई वाट होती है, वाट। अब दूसरे तरीके से भी विद्युत धारा को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहा जाता है। दोस्तों, ये जो दर शब्द है, इस दर शब्द का मतलब प्रति सेकंड होता है। तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और आवेश को Q से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं। तो अपना एक सूत्र बन गया, I = Q/T। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जो सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से अपन विद्युत धारा की एक नई इकाई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आवेश
को अपन Q से डिनोट करते हैं और आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है। आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। तो यहाँ अपने पास एक नई इकाई कूलाम्ब प्रति सेकंड यानी विद्युत धारा की एक दूसरी इकाई और जिसको अपन कूलाम्ब सेकंड कहेंगे। एक विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, दूसरी सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा की इकाई वाट होती है। अब विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई होती है, मुख्य इकाई होती है, वो तो एम्पियर होती है। अब ये जो एम्पियर है, ये एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर होता है, कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। तो देखिए 1 एम्पियर में 10 की घात -3 मिली एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर 10 की घात -3 मिली एम्पियर के बराबर होता है और इसी प्रकार 1 एम्पियर 10 की घात -6 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी चालक में 60 सेकंड में 120 कूलाम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में दिया गया है आवेश का मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया है 120 कूलाम्ब और समय अपने को दिया गया है 60 सेकेंड। तो अपन I बराबर Q/T सूत्र के सहयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए Q आवेश है इसमें 120 कूलाम्ब, समय यहाँ अपने को दिया गया है 60 सेकेंड, तो 2 एम्पियर की धारा। तो इस चालक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकेगी? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकेगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग क्या होता है, और इससे पहले अपन विद्युत धारा के वेग या चाल की बात करते हैं। विद्युत धारा के वेग या चाल की बात करते हैं। दोस्तों किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का वेग क्या होता है, किस स्पीड से ये किसी चालक में से प्रवाहित होती है, तो हम लोग उस वेग की बात करेंगे। देखिए विद्युत धारा की जो चाल होती है, इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इसी वेलोसिटी से, इसी वेग से विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित होती है। अब अपने से विद्युत धारा का वेग अगर किलोमीटर में पूछ लिया जाए या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाए, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये मीटर में है। अब अपन सेंटीमीटर में अगर ये मान लेना चाहें तो देखिए 3 × 10⁸, और अगर इसको अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 10⁻² से इसको गुणा करें तो अपने पास फाइनली मान आएगा 8 ये और 2 ये, यानी कि कुल मिलाकर के पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो सेंटीमीटर में अगर वेग की बात करें तो मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार यही मान किलोमीटर में अगर अपन लें तो देखिए किलोमीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में मान होता है। इसको अपन किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें
तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। तो देखिए 1000 का जब इसमें अपन भाग देते हैं तो ऊपर से 3 घात कम हो जाती हैं, तो 10 की पावर 5 घात बचेगी। तो 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर में विद्युत धारा की चाल 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार से कई बार एग्जाम में विद्युत धारा का वेग मील में भी पूछ लिया गया है। तो मील में विद्युत धारा का वेग या चाल 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है, मील प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों अपवाह वेग जिसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। देखिए आपके सामने जो सर्किट है इसमें ये एक चालक है और इस चालक को जब अपन सप्लाई प्रदान करते हैं तो इस चालक में से मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार एक दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो देखिए किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक दिशा में जिस वेग से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में एक दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक में एक दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग कहा जाता है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अपवाह वेग होता है, इसको Vd से डिनोट किया जाता है और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है I/N.EA। दोस्तों ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये विद्युत धारा के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो Vd समानुपाती I। तो देखिए अपवाह वेग क्या होता है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये प्रवाहित धारा के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम लोग विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इसको लेकर के अपन बातचीत करते हैं। तो देखिए विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों मान लीजिए एक बैटरी, अपन 12 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव आवेश जो है ये उच्च विभव है क्योंकि 12 वोल्ट और यहाँ नेगेटिव पे 0 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज का मान 12 वोल्ट रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज का मान 0 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये उच्च विभव को दर्शा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल निम्न विभव को दर्शा रहा है। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह
हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, उच्च विभव की ओर होता है और होता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखिए अपनी जो विद्युत धारा है ये दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 डीसी, नंबर 2 एसी। तो देखिए डीसी जो धारा होती है, डीसी धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मान लीजिए अपना एक सेल था, तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। तो डीसी के केस में धारा की दिशा होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि डीसी में क्या होता है, डीसी की जो विद्युत धारा होती है इसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं, बदलते नहीं है। इसलिए धारा की दिशा भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, धारा की दिशा भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहती है। नंबर 2, अगर अपन बैटरी की बात करें तो देखिए बैटरी में विद्युत धारा की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है। दोस्तों अपनी जो बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। ये बैटरी के केस में होता है। तो बैटरी में विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। नंबर 3, देखिए डीसी के केस में विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कारण इसका कारण ये क्योंकि डीसी का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते नहीं हैं, इसलिए धारा की दिशा भी नहीं बदलती है। अब बैटरी की बात करें तो देखिए बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है। तो धारा की दिशा एनोड से कैथोड की होती है। विभव को लेकर के अगर अपन बात करें डीसी के केस में तो देखिए डीसी में धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के धारा की दिशा की बात करें तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है। अब अपन एसी को लेकर के बात करते हैं। देखिए एसी में क्या होता है दोस्तों, एसी में धारा की दिशा पल से पल बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अपनी जो एसी में वोल्टेज और करंट 360 डिग्री का एक साइकिल होता है। तो 360 डिग्री के एक साइकिल में पूर्ण करती है, करंट 360 डिग्री में एक साइकिल को पूर्ण करती है। तो धारा का मान 0 से 360 डिग्री तक पल से पल बदलता रहता है। 0 यहाँ धारा का मान 0 था, यहाँ कुछ और मान हो गए, यहाँ कुछ और मान हो गए, यहाँ कुछ और मान हो गया, यहाँ कुछ और मान हो गया। ये जो लाइन होती है ये अपनी समय के लिए होती है, ये वाली जो लाइन होती है वो करंट के लिए या वोल्टेज के लिए होती है। तो जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बदलेगा, अर्थात उसका परिमाण भी बदलेगा। समय के साथ में उसकी दिशा भी बदल रही है यहाँ पे, और समय के बदलाव के साथ में धारा का परिमाण भी बदल रहा है। ऐसा एसी में होता है। इसलिए एसी के केस में धारा की दिशा पल से पल बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? तो देखिए
इसका कारण ये है कि एसी के केस में एसी धारा का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ में बदलते हैं, इसलिए एसी में धारा का परिमाण पल से पल व उसकी दिशा पल से पल बदलती रहती है। तो एसी के केस में धारा की दिशा पल से पल बदलती रहती है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा दोस्तों चालक, अर्धचालक, गैसीय पदार्थ, द्रव पदार्थ, ये सारे होते हैं, ये चालक होते हैं। चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह किसी न किसी के कारण या किसी न किसी के माध्यम से होता है। तो देखिए अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं। अपने जो ठोस चालक होते हैं, ठोस चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो किसी भी ठोस चालक, उदाहरण के तौर पे जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे ठोस चालक होते हैं और इन ठोस चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ही अपन इन ठोस चालकों को किसी सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इन चालकों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होना शुरू होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। अब देखिए दूसरे अर्धचालक को लेकर के अपन बात करें तो देखिए अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक जो हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होल व इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, होल या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो देखिए अपने जो अर्धचालक होते हैं जिनमें जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक होते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होल व इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। इसी प्रकार से अपने जो द्रव चालक होते हैं, द्रव चालक या द्रव पदार्थ होते हैं, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के माध्यम से होता है, आयंस के कारण होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट अपना उदाहरण के तौर पे कॉपर सल्फेट होता है, H2SO4 होता है, ये द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव चालक होते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के माध्यम से होता है। अब गैसीय चालक, कुछ गैसीय चालक भी होते हैं, तो गैसीय चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह, गैसीय चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस दोनों के द्वारा होता है। तो गैसीय पदार्थ जो होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स व आयंस के माध्यम से होता है। अब किसी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो एक शोर उत्पन्न होता है, उस शोर को हम तापीय शोर के नाम से जानते हैं। तो देखिए तापीय शोर क्या होता है, तापीय शोर, जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मल नॉइज बोलेंगे, थर्मल नॉइज। एक इसका दूसरा नाम और होता है व्हाइट नॉइज और एक तीसरा इसका नाम और होता है जॉनसन्स नॉइज। देखिए ये अपना तापीय शोर क्या होता है दोस्तों, किसी चालक में से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो शोर उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो शोर उत्पन्न होता है, जैसे ये अपना एक चालक है और इस चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही अपन इस चालक को यहाँ से सप्लाई देना शुरू करेंगे तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और इस चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। गति करने के दौरान जो शोर उत्पन्न होगा
उस शोर को ही थर्मल नॉइज, तापीय शोर के नाम से जानते हैं। अब फ्लक्स घनत्व के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होती है? देखिए, ये कोई कॉपर का चालक है और इस चालक का संपूर्ण चालक का ये संपूर्ण अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है। इस संपूर्ण अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल का ये इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है, ये इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है। तो इस इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल में से जो करंट प्रवाहित होती है, उस करंट को ही प्रवाहित होती है, उस करंट को ही विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। तो किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल में से जो करंट प्रवाहित होती है, उस करंट को ही विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। इस विद्युत धारा घनत्व को J से डिनोट किया जाता है, J से डिनोट किया जाता है। और किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व को ज्ञात करने के लिए J बराबर I/A सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसकी इकाई की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी इकाई, धारा की इकाई एम्पियर होती है और अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल मतलब एरिया की इकाई यहाँ मीटर स्क्वायर होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।